हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हिंदी ग्रामर जी के क्लास भाग 4 लेकर आया हूं, जो आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। मैंने बहुत से प्रैक्टिस क्लासेस करा दिए हैं, यदि नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज मैं हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व कराऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आप लोगों को संज्ञा के डेफिनेशन, उसके प्रकार से संबंधित डेफिनेशन बताऊंगा, प्रकार, फिर उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न। फर्स्ट है संज्ञा। तो संज्ञा शब्द से आप सभी लोग परिचित होंगे। ये शब्द जो है आप लोगों को 5 क्लास से ही सुनने और दिखने को मिला होगा। तो चलिए देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वाणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में वस्तु जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है, उसे ही वस्तु कहते हैं, के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार नाम और संज्ञा ये समानार्थक शब्द हैं। व्याकरण में संज्ञा शब्द ही प्रचलित हैं। अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के मुख्यतः 5 प्रकार पाए जाते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पहाड़, नदी आदि। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम से राम, कृष्ण, महात्मा, बुद्ध, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह इत्यादि। सेकेंड है फलों के नाम, जैसे कि आम, अमरूद, सेब, संतरा, केला इत्यादि। ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गुण में देखें तो गुण के अर्थ में सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता इत्यादि, ये सभी गुण आ जाएंगे। सेकेंड है अवस्था के अर्थ में, जैसे कि जवानी, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि, ये गुण आ जाएंगे। तीसरा है दशा के अर्थ में, जैसे कि उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान इत्यादि, इस टाइप के गुण। चौथा है भाव के अर्थ में, मित्रता, शत्रुता, कृपणता इत्यादि, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चौथा है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के समूह, कक्षा, सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह और दल इत्यादि, ये सभी क्या है? समूह के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड है वस्तुओं के समूह को हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, जैसे कि कुंज, ढेर, गट्ठर, गुच्छा इत्यादि, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला है पांचवा है द्रववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव का बोध होता है, उन्हें हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि धातुओं के नाम सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल आदि। सेकंड है पदार्थों के नाम दूध, दही, घी, तेल, पानी इत्यादि, ये सभी क्या है? द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अतः ये सभी द्रववाचक संज्ञा हैं। देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो हमें स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है उसे बताना है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है करेक्ट है। स्त्रीत्व शब्द में जो है भाववाचक संज्ञा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो हमें इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। नारी शब्द में जो है संज्ञा शब्द यहाँ पर समाहित है। देखते हैं अगला प्रश्न है दूध शब्द है, बताना है हमें कि जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि द्रववाचक, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। दूध जो है एक द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। ऑप्शन है गाय, पहाड़, यमुना और फल। इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाएगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। यमुना शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है को बताना है हमें। तो दिया है ऑप्शन मिठाई, उतराई, चतुराई और लड़ाई। तो इसमें कौन से शब्द में भाववाचक संज्ञा छिपा है हमें बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। लड़ाई शब्द में जो है भाववाचक संज्ञा समाहित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो हमें नहीं है को बताना है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा को नहीं दर्शाता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। धैर्य शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा को नहीं दर्शाता है। बाकी पुरुष, नारी और गुरु ये तीनों जो है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। धैर्य नहीं होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा को बताना है हमें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। लड़का शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। बाकी श्याम नहीं होगा, सेना नहीं होगा और दुख नहीं होगा। सेना जो है समूहवाचक होगा, दुख जो है भाववाचक होगा और श्याम जो है व्यक्तिवाचक होगा। तो इस प्रकार से बनेगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न है आयोग शब्द है। आयोग शब्द क्या है? द्रववाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? तो इसका आंसर हमें बताना है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा आयोग। आयोग क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संज्ञा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, या जातिवाचक, या देशवाचक, या भाववाचक। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। देशवाचक संज्ञा जो है क्या होगा? संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक एक संज्ञा का प्रकार है, जातिवाचक भी संज्ञा का प्रकार है और भाववाचक भी एक संज्ञा का प्रकार है। देशवाचक शब्द जो है यह शब्द ऑप्शन नहीं होगा, यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न है जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन से युग्म गलत है। तो हमें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जो युग्म दिया है वो गलत जोड़ा कौन सा है हमें बताना है। तो ऑप्शन दिया है कुत्ता पिल्ला, नगर जयपुर, पर्वत हिमालय और स्त्री श्वेता। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। पर्वत और हिमालय जो है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा का युग्म का गलत जोड़ा है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा बिंदु हम देखते हैं दोस्तों कारक से संबंधित महत्वपूर्ण डेफिनेशन देखते हैं, फिर इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज ऑप्शनल क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। इन्हें विभक्ति या फिर प्रसर्ग भी कहते हैं, जो बाद में जुड़ने वाले शब्द भी कहा जाता है। ये सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं और संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में प्रसर्ग प्रत्ययों के विकसित रूप हैं। हिंदी में 8 कारक माने गए हैं जो निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला कारक देखते हैं कर्ता कारक है। वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा, तो इस वाक्य में राम क्या है? हमारा कर्ता है, क्योंकि मारा शब्द एक क्रिया है और करने वाला राम ही है। इसका प्रसर्ग ने बनता है। कर्ता का जो प्रसर्ग है वो ने बनता है, कर्ता ने। सेकंड देखते हैं कर्म कारक। वाक्य में जिस क्रिया का भाव, प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है उसे ही हम कर्म कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा, तो यहाँ कर्ता कारक राम है और उसने के द्वारा मारने का फल श्याम पर पड़ता है, अतः श्याम कर्म है। यहाँ श्याम के साथ कारक चिन्ह को का प्रयोग होता है। तीसरा देखते हैं करण कारक। करण का अर्थ है साधन। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो उसे कारण कहते हैं। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। इस वाक्य में बंदूक द्वारा शेर मारने का उल्लेख है, अतएव बंदूक करण कारक हुआ। करण कारक के चिन्ह है से, के, द्वारा, के कारण, के साथ, के बिना इत्यादि। ये सभी शब्द जो है करण कारक के चिन्ह है। करण, से, के, द्वारा, के कारण, के साथ, के बिना, इन शब्दों का प्रयोग होता है करण कारक को दर्शाने वाले शब्द में। तो इस प्रकार से करण कारक देख लिए। अगला देखते हैं हम। चौथा है संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। वाक्य में विद्यार्थी संप्रदान है और इसका चिन्ह को या के लिए होता है। तो संप्रदान को या संप्रदान के लिए, ये शब्द देखते हैं यहाँ पर समझ आना चाहिए कि यहाँ पे संप्रदान कारक है। अगला देखते हैं। पांचवा है अपदान कारक। तो अपदान कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, डरने, रक्षा करने, विद्या सीखने, तुलना करने का भाव प्रकट होता है उसे हम अपदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है। जैसे कि मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, तो यहाँ पर से का प्रयोग हुआ है, ये क्या है? हमारा अपदान कारक है। सेकंड है मैं जोशी जी से आंसू लिपि सीखता हूँ, तो यहाँ भी से का प्रयोग हुआ है।
यहाँ पे कौन से कारक है? अपदान कारक का प्रयोग हुआ है। देखते हैं अगला बिंदु है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक में विभक्ति सदैव लगाई जाती है। जैसे अनीता सुरेश की बहन है। सेकेंड, अनिल अजय का भाई है। तो यहाँ पे को, की और यहाँ पे का, ये शब्द क्या है? क्या दर्शा रहा है? हमारा संबंध दर्शा रहा है। अनीता और सुरेश का संबंध दर्शा रहा है, बहन भाई बहन का, और अनिल अजय का भाई का संबंध दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से संबंध कारक शब्द में हमें का, की, के, को, इस प्रकार से शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमारा संबंध कारक होता है। देखते हैं अगला बिंदु है सातवां, अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग कारक चिन्ह में पर का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं, उमेश लखनऊ में पढ़ता है। सेकेंड है, कमल सभी फूलों में सुंदरतम है। छठवां है, छोटी सी बात पर मत डरो। तो यहाँ पर में शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी में, और यहाँ पर का शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अधिकरण में जैसे कि में और पर शब्द का परसर्ग का प्रयोग होता है, तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। इन उदाहरण में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। चलिए देखते हैं अगला बिंदु आठवां है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, अजी, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि हे राम रक्षा करो, अरे मूर्ख संभल जा, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग होता है। तो वहां पर हमारा संबंध कारक प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं अगला बिंदु देखते हैं दोस्तों सर्वनाम से। तो सर्वनाम का हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके भेद देखेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम क्या है। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। इस वाक्य में उसकी का प्रयोग राजीव के लिए हुआ है, अतः उसकी शब्द जो है सर्वनाम कहा जाएगा। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है, जो निम्न प्रकार से हैं: मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो इन शब्दों का जो प्रयोग हुआ है तो वहां पर कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञात होता है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो इन सभी शब्दों के प्रयोग से हमें पता चलता है कि यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखते हैं पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। वक्ता या लेखक जिस सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, इस वाक्य में वक्ता या लेखक ने अपने लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है, अतः यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार हम दिल्ली जाएंगे, वाक्य में हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। सेकेंड है मध्यम पुरुष। वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, तू कहाँ गया था, तुम अपना कार्य नहीं करते हो, आप भोजन करें। इन वाक्यों में तू, तुम और आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा देखते हैं अन्य पुरुष। वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वे कौन है, वह दुष्ट है। इस प्रकार के शब्दों में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। इन वाक्यों में वे सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक जहां अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। अपने आप शब्द या फिर अपने आप शब्द का प्रयोग करता है तो वहां निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, मैं तो अपने आप ही आता था। सेकंड है मैं अपने आप काम कर लूंगा। फिर है इन वाक्यों में आप शब्द निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला सर्वनाम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन शोर कर रहा है,
तुम मुझे क्या हो गया है, मुझे क्या हो गया है, तुम कहाँ रहते हो। इन सभी वाक्यों में कौन, क्या और कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। इसका पहचान है कौन, क्या, कहाँ। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। देखते हैं अगला सर्वनाम क्या है। देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो देता सो लेता, जो कहा गया वही करो। इन सभी शब्दों में जो है संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इसमें जिसकी शब्द, जिसकी और उसकी, ये शब्द का संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। और जो और सो यहाँ पर क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो और वही, ये शब्द जो है क्या है, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं अगला सर्वनाम। अगला सर्वनाम है पांचवा, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बारे में देख लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, वे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जैसे यह उपयोगी साधन है। सेकंड है, ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। वह सुंदर हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वे अच्छे लोग नहीं हैं। ये सभी जो है संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। देखते हैं अगला बिंदु। अगला पॉइंट है छठवां, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, कोई आ रहा है। तो कोई आ रहा है, इसमें निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, वहां पर स्त्री है, पुरुष है या कोई अन्य लोग हैं। तो इस प्रकार से इसमें यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखते हैं, वह कुछ लाया था। तो कुछ शब्द जो है और कोई शब्द यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। तो इस प्रकार से अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनते हैं। इन वाक्यों में कोई कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं विशेषण, देख लेते हैं विशेषण की डेफिनेशन, फिर इसके एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। इसका डेफिनेशन है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे दिए गए उदाहरण में राम संज्ञा है, शब्द है जिसकी विशेषता तेज दौड़ता है से है, अतः यह तेज विशेषण है। विशेषण तेज और राम की विशेषता बता रहा है, अतः राम विशेष्य है। विशेषण तेज की विशेषता बताने वाले बहुत, यह यहाँ प्रविशेषण कहलाते हैं। बहुत शब्द जो है यहाँ पर प्रविशेषण है और तेज शब्द जो है विशेषण है और विशेष्य जो है राम है। तो इस प्रकार से इसका डेफिनेशन बनेगा। देखते हैं इसके प्रकार। विशेषण के मुख्य 4 प्रकार के भेद होते हैं या 4 टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। इसका डेफिनेशन देखते हैं। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। देखते हैं। पहला है भाव, सूरवीर, कायर, बलवान, दयालु, निर्दयी, अच्छा, बुरा इत्यादि। सेकंड देखते हैं, काल, अगला, पिछला, नया, पुराना इत्यादि। तीसरा टाइप का देखते हैं, स्थान, ग्रामीण, शहरी, मैदानी, पहाड़ी, पंजाबी, बिहारी इत्यादि। ये शब्द बनेंगे। फिर है आकार, टेढ़ा मेढ़ा, भद्दा, लंबा, ऊंचा, नीचा। इस प्रकार से ये शब्द जो है बनेंगे। पांचवा टाइप का देखते हैं, समय, प्रातःकालीन, समयकालीन, मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक, दैनिक इत्यादि। इस प्रकार के समय से संबंधित भी बनते हैं। फिर है दशा से संबंधित, जैसे कि स्वास्थ्य, अस्वस्थ, रोगी, निरोग, दुबला, कमजोर, बलिष्ठ इत्यादि। इस प्रकार के गुणवाचक विशेषण बनेंगे। सातवां है रंग में, रंग के अनुसार जैसे लाल, हरा, पीला, नीला, काला, सफेद, बैंगनी इत्यादि। ये सभी शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमने गुणवाचक विशेषण का डेफिनेशन और उसका प्रकार भी देख लिया। अब देखते हैं हम दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है परिणामवाचक विशेषण। ये हमारा दूसरा है। इसका डेफिनेशन देते हैं। जिस विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, नाप, तौल का बोध होता है उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। परिणाम शब्द से ही हमें पता चलता है कि किसी चीज का नाप तौल या उसे हम गिन सकते हैं या फिर तोल सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। इस प्रकार से
परिणामवाचक विशेषण है। तो ये भी दो प्रकार के हैं। पहला है निश्चित परिणामवाचक, इसे देखते हैं। जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू इत्यादि। इन शब्दों में जो है हमें निश्चित रूप से सामान की या चीज़ों की मात्रा का हमें बोध होता है। जैसे कि 1 लीटर दूध, तो इसमें 1 लीटर दूध होगा, इसमें 10 मीटर कपड़ा, यहाँ भी इसका माप है, और 1 किलो आलू। तो इस प्रकार से ये निश्चित परिणामवाचक के उदाहरण बनेंगे। अब देखते हैं सेकंड, अनिश्चित वाचक परिणाम। दूसरा देखते हैं अनिश्चित परिणामवाचक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़ा दूध, कुछ शहद, कुछ पानी, अधिक पैसा इत्यादि। तो इन शब्दों से जो है हमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, चीज़ों का जो है निश्चित मात्रा बोध नहीं कर पा रहे हैं कि कितने मात्रा में है। तो ये अनिश्चित परिणामवाचक के उदाहरण बनेंगे। अब देखते हैं तीसरा जो है हमारा संख्यावाचक विशेषण है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 मेज, 4 कुर्सियां, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, पहला, दूसरा, तीसरा, इकहरा, दोहरा, दोनों, तीनों, चारों इत्यादि। ये सभी क्या है? निश्चित संख्यावाचक के उदाहरण है। सेकंड है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े, आदमी, कुछ रुपए इत्यादि। इन शब्दों से हमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण है। तीसरा देखते हैं विभाग बोधक। तो जिन विशेषण शब्दों से विभाग या प्रत्येक का बोध होता है उन्हें विभाग बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति, 5-5 हाथी, 10-10 घोड़े। ये सभी उदाहरण जो है हमारे विभाग बोधक के विशेषण के उदाहरण बनेंगे। अगला देखते हैं हम, अगला बिंदु है हमारा सार्वनामिक विशेषण। इसका डेफिनेशन देखते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी इत्यादि ऐसे सर्वनाम हैं जो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम होते हैं। जैसे वह लड़का बदमाश है, इस प्रकार से। सेकंड है इस परीक्षार्थी ने नकल की है, वह नेता विधायक है। यहाँ पर वह, इस, वह, ये सभी क्या है? हमारे सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। वह, इस और वह, इस प्रकार के शब्द क्या है? हमारे सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। देखते हैं अगला बिंदु क्रिया से संबंधित है। तो क्रिया के बारे में हम देखते हैं। डेफिनेशन दिया है। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना इत्यादि। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के आगे न जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ धातु से ना जोड़ने से पढ़ना बन जाता है। इसी प्रकार लिख धातु में ना जोड़ने से लिखना बन जाता है। चल में ना जोड़ने से चलना इत्यादि बन जाता है। इस प्रकार से यह क्रिया बनता है। देखते हैं अगला बिंदु, देखते हैं क्रिया के भेद या प्रकार। क्रिया के प्रकार देखते हैं। क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं या 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा। इस वाक्य में अध्यापक करता है और द्वारा पीटा के कार्य का फल लड़के कर्म पर पड़ता है, अतः इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। दूसरा है हमारा अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि विद्यार्थी पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल विद्यार्थी कर्ता पर पड़ता है, अतः इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। देखते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु हमारा क्रियाओं के अन्य भेद या प्रकार को देखना है। अतः क्रियाओं के 6 अन्य भेद या प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैं।
पहला है संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खा चुका है। इस वाक्य में खाना और चुका दो क्रियाओं के योग के पूर्ण क्रिया बनती हैं, अतः यह संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रियाएं अभ्यास, अनिश्चितता, अनुमति, आरंभ, अवकाश, आरंभ, आवश्यकता, इच्छा, निरंतर, पूर्णता, समाप्ति इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त की जाती हैं। इस प्रकार से यह क्रियाओं के संयुक्त क्रिया बनती हैं। तो देखते हैं दूसरा प्रकार है हमारा नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से बात से बतियाना, हाथ से लतियाना, दुख से दुखाना, लाज से लजाना। इस प्रकार के शब्दों में क्या है हमारा नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो ये सभी क्या है हमारे नाम धातु क्रिया के एग्जाम्पल हैं। देखते हैं विशेषण से गर्म से गर्मना और चिकना से चिकनाना। इस प्रकार के शब्दों में क्या है हमारे नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला है तीसरा हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना से लिखवाना, पढ़ना से पढ़वाना, करना से करवाना और जीतना से जितवाना। इन सभी शब्दों में जो है प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। देखते हैं चौथा बिंदु है पूर्वकालिक क्रिया। जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का मूल रूप होती है अथवा उसे साथ कर या करके का प्रयोग करके प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, वह खाना खाकर सो गया। सेकंड है अपना पाठ पढ़कर खेलो। इन सभी शब्दों में जो है इसका प्रयोग हुआ है। अगला बिंदु है पांचवा द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रिया के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। दो कर्म छात्रों हिंदी, श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। दो कर्म हो रहे यहाँ पर राम और थप्पड़। यहाँ पर ये क्या है द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण है। देखते हैं अगला बिंदु छठवां है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायक होती हैं। जैसे कि मैं घर जाता हूँ, तो इसमें वाक्य क्या है सहायक क्रिया हो रही है। तो इसमें वाक्य में जाना जो है मुख्य क्रिया है और हूँ सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर जाना शब्द क्या है यहाँ पर मुख्य क्रिया और हूँ शब्द जो है यहाँ पर क्या है सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो मैं घर जाता हूँ, तो जाना या जाता ये शब्द क्या है हमारा मुख्य क्रिया और हूँ जो है सहायक क्रिया। तो ये सहायक क्रिया के उदाहरण है। इस प्रकार से क्रिया के 6 बिंदु देख लिए हैं। अब देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से। पहला है हमारा कारक से संबंधित प्रश्न है। तो 11 देखते हैं पीयूष राम को पीट रहा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन है संबंध कारक, कर्म कारक या कर्ता या अपदान। तो इसका आंसर दोस्तों कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। पीयूष राम को पीट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कर्म क्रिया हो रही है। देखते हैं अगला प्रश्न 12 चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो हमें कारक बताना है, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक या संबंध कारक, किसमें है? इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी और यहाँ अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न है 13 से किस कारक चिन्ह का है? संप्रदान, कर्म, अपदान या अधिकरण। तो इसका आंसर हमें बताना है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। अपदान कारक का प्रयोग हुआ है से शब्द जो है अपदान कारक में चिन्ह में प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न 14 हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संबंध कारक या फिर अपदान कारक या संबोधन कारक। तो हमें इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर हम संबंध कारक देखते हैं। हे प्रभु, अरे अहो ये शब्द जो है अरे अहो ये सभी शब्द जो है संबंध कारक में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न देखते हैं 15 पर कारक चिन्ह है संप्रदान कारक का, अपदान कारक का, कर्म कारक या अधिकरण कारक का। तो इसका आंसर हमें बताना है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट होगा। अधिकरण कारक का यहाँ पर प्रयोग होता है पर के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न है 16 किस वाक्य में अपदान कारक नहीं है? तो हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नम्रता से बात करो। इस शब्द में जो है अपदान कारक का प्रयोग हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न 17 के द्वारा किस कारक का विभक्ति का चिन्ह है? कर्म, करण, संबंध या संप्रदान।
तो इसका आंसर हमें बताना है दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। करण कारक जो है यहाँ पर प्रयोग होता है के द्वारा के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न 18। किस कारक द्वारा वस्तुओं में अलगाव का भाव प्रकट होता है? करण में, संबोधन में, संप्रदान में या फिर अपदान में? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। अपदान कारक में जो है अलगाव भाव का प्रकट होता है वो है अपदान कारक में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 19। सुरेंद्र वीरेंद्र का मित्र है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, अधिकरण या फिर संबंध कारक? तो इसका सही आंसर बताएंगे दोस्तों आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। संबंध कारक यहाँ पर है। देखते हैं अगला प्रश्न 20। यह फूल रीमा के लिए है, वाक्य में कौन सा कारक है? करण, कर्म, संप्रदान या फिर अधिकरण? तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। संप्रदान कारक यहाँ पर समाहित है। यह फूल रीमा के लिए है, तो के लिए हम संप्रदान कारक यहाँ पर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 21। नीचे लिखे वाक्य में अपदान कारक है। पहला है मैं पाप से घृणा करता हूँ। दूसरा है रमा गिलास में पानी पीती है। सूत से कपड़ा बना। अशोक सहयोग से मेरे काम बन गए। तो बताना है हमें अपदान कारक का एग्जाम्पल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ए जो है करेक्ट होगा। मैं पाप से घृणा करता हूँ, इस शब्द में जो है अपदान कारक का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 22। पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म, करण, कर्ता, कर्म, संप्रदान, संबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। कर्ता, कर्म जो है इस वाक्य में समाहित है। देखते हैं अगला जो प्रश्न है सर्वनाम से संबंधित प्रश्न एमसीक्यू देखते हैं। तो 23 से देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम है यह, ये, जिसकी, उसकी, तुम, आप, तुम, हम। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। जिसकी, उसकी, इस शब्द में जो है संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। देखते हैं अगला प्रश्न 24। हम दिल्ली जाएंगे, कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या फिर निश्चयवाचक? तो इसका आंसर भी आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर प्रयोग होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं 25। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है मैं पढ़ता हूँ, वे कल जाएंगे, तुम पुस्तक ले आओ, मैं अपने आप काम कर लूंगा। तो इसका सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। तुम पुस्तक ले आओ, यह शब्द जो है मध्यम पुरुष का सर्वनाम का उदाहरण बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न 26। जिन सर्वनामों का प्रयोग लेखक अपने लिए करता है वे कहलाते हैं मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। उत्तम पुरुष का यहाँ पर प्रयोग होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 27। मैं खाना स्वयं बनाता हूँ, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम या गुणवाचक सर्वनाम? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा हमारा। निजवाचक सर्वनाम का यहाँ पर प्रयोग होगा। मैं खाना स्वयं बनाता हूँ में। देखते हैं अगला प्रश्न 28। वह अच्छा आदमी नहीं है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम है निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक या पुरुषवाचक? तो इसका सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर प्रयोग होगा। वह अच्छा आदमी है में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 29। कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जिसे, जैसा, हमारा। डी ऑप्शन है कौन, किसे, कब। इसका सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। कौन, किसे, कब, इस शब्द में समूह में जो है प्रश्नवाचक सर्वनामों का शब्द समूह है। यही करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न 30। किस समूह में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? कौन, क्या, ने, जो, कोई, कोई, कुछ, जिन्होंने, उसको। इसका सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। कोई, कुछ शब्द में जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। तो जो प्रश्न है वो विशेषण से संबंधित है। देखते हैं 31 से। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित विशेषण कौन सा है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक या सर्वनामी? तो इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। परिणामवाचक यहाँ पर शब्द है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो ये क्या है हमारा परिणामवाचक
वाक्य को दर्शा रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न 32। वह व्यक्ति अभिनेता है। रेखांकित शब्द कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, सर्वनामिक या फिर संख्यावाचक या परिणामवाचक? तो इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, सर्वनामिक यहाँ पर विशेषण बनेगा। अगला प्रश्न है 33। गुणवाचक विशेषण है शूरवीर, कौन, अधिकांश या फिर अधिक? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, शूरवीर शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है 34। संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, 3 प्रकार के होते हैं संख्यावाचक विशेषण के। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 35। जिन शब्दों द्वारा वस्तुओं के आकार का बोध होता है वे कहलाते हैं सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिणामवाचक विशेषण? इसका आंसर भी आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, गुणवाचक विशेषण यहाँ पर कहलाता है। देखते हैं अगला प्रश्न 36। पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकी या पुस्तकों? तो इसका आंसर भी आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, पुस्तकी शब्द जो है इसका विशेषण शब्द बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 37। मानव का विशेषण शब्द बनेगा मनुष्य, मानवीय, मानवता या मानवीकरण? तो इसका आंसर भी आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, मानवीय शब्द जो है मानव का विशेषण शब्द बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न 38। निम्न में से वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन से विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है? तो राम जाता है में, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है या फिर जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है? तो इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, मेरी गाय काली है शब्द में विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। 39 देखते हैं। पापी में कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिणामवाचक विशेषण? तो इसका सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, गुणवाचक विशेषण जो है पापी शब्द में समाहित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 40। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन दिया है गोल, अधिक, नुकीला, भीतरी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, अधिक वाले शब्द में जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। गोल, नुकीला और भीतरी ये तीनों जो है गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है हमारा क्रिया से संबंधित है। देखते हैं इस टाइप के। पहला प्रश्न है 41। वह खेलकर सो गया वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या विकर्ण क्रिया? इसका आंसर दोस्तों आप लोग देने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा वह खेलकर सो गया। ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। देखते हैं अगला प्रश्न 42। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, विकर्ण क्रिया या प्रेरणार्थक क्रियाएं? इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, नाम धातु क्रिया जो है यहाँ पर समाहित है। संज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 43। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई वाक्य में कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया या सहायक क्रिया? इसका आंसर भी आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, द्विक्रियात्मक क्रिया जो यहाँ पर समाहित है। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इसमें द्विकर्मक क्रिया है। देखते हैं अगला प्रश्न 44। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। इसका आंसर ऑप्शन दिया है सकर्मक, प्रेरणार्थक, अकर्मक और त्रिकर्मक। तो इसका सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, अकर्मक क्रिया जो है यहाँ पर समाहित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 45। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। लेटना, छूटना, पिघलना या तड़पाना? तो इसका सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, तड़पाना शब्द जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 46। जहां एक क्रिया के समापन होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वह पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तत्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या पूर्णकालिक क्रिया या फिर क्रियार्थक क्रिया? तो इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न 47। निम्न वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन दिया है लड़का बहुत पढ़ रहा है, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, आप बहुत ईमानदार हैं, मेरे घर की छत टपकती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, एक प्रेरणार्थक क्रिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 48। निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना या पीना?
तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। पीना शब्द जो है एक सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है 49, निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। पढ़ना, लेना, खाना या रोना। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। रोना शब्द जो है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है 50, रवि घर चला गया वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। संयुक्त क्रिया के अंतर्गत यहाँ पर आएगा। रवि घर चला गया, इसमें संयुक्त क्रिया बनेगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। लास्ट प्रश्न है 51, राजू घर जाता है वाक्य में सहायक क्रिया है। घर जाता है या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। घर शब्द जो है सहायक क्रिया है। लास्ट और अंतिम प्रश्न है दोस्तों 52, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कराने वाली क्रिया होती है। सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक क्रिया या नाम धातु क्रिया। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। नाम धातु क्रिया जो है कहलाती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण 52 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।